Assalamu alaikum, students of class 8. How are you? Dear students, today we are going to move forward with the topic of Road to Independence of chapter number 11, the concept of the two nation state. So, quickly open up page number 87 of your books. In the last lecture, we read and understood the concept of the two nation state based on the Indo-Pak subcontinent situation. That was like the subcontinent was so vast and huge area-wise that it was not possible for a single ruler to rule it and govern it and impose all the laws on it. All the people, a lot of little princely states, the independent states were emerging in the subcontinent. About 560 were the recorded states in the subcontinent that were following their own laws, their own rules, and they were just paying taxes to the government, and they thought that it was enough from their side. ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन सब कॉन्टिनेंट में हो चुकी थी. आफ्टर दैट द ब्रिटिश डिसाइडेड एंड दैट द इंडियन स्टेट और द Indo-Pak subcontinent should be divided in proper 3 divisions before the British leave the subcontinent. So आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड करना द रोड टू इंडिपेंडेंस, जहाँ से सेपरेट टू स्टेट्स के बारे में डिसीजन हो चुका था. कायदे आज़म इस माइंडसेट पे आ गए थे 1940 के बाद से कि मुसलमान और हिंदू दे आर टू डिफरेंट नेशंस एंड दे नीड टू हैव सेपरेट बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंडिंग्स. So let us start reading. In 1940s, there were, according to the official census, 254, 930, 100,000 Hindus, 92, 58,000 Muslims approximately, and that formed up to be 65% Hindus, 24% Muslims, and 11% of other religions, Sikhs, Jains, Parsis, Christians, and animists. Animists are explained to be the people who worship gods of nature. ये different लोग थे जो एक proportions बना रहे थे. अच्छा, इसको मैंने एक पाई चार्ट में बनाने की कोशिश करी. इट माइट बी अ लिटिल ब्लर, लेकिन आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा. द ब्लू पोर्शन comprises of the Hindus, the orange one is of Muslims, and the grey one is of the other religions. Sikhs भी हैं, Parsis भी हैं, Christians भी हैं. अब आप ये देख सकते हैं कि हिंदूज एक बड़ी मेजॉरिटी में थे, बहुत मुस्लिम्स से भी, और जो अदर रिलीजन्स थे इन दोनों को मिलाकर भी हिंदूज इनसे भी काफ़ी ज़्यादा थे. सो देर वर ऑलमोस्ट 3 Hindus to every Muslim in the subcontinent. काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे हिंदूज जो थे, एंड दो बोथ कुड बी फाउंड ऑल अक्रॉस इंडिया. अच्छा, और ये स्कैटर्ड थे. ऐसा नहीं था कि किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेशन है तो वहाँ सारे हिंदू एक जगह हैं और सारे मुस्लिम्स एक जगह हैं और सारे डिफरेंट रिलीजन्स अलग अलग अपनी कोई जगह बना के रह रहे हैं. बट दे वर स्कैटर्ड, सब मिक्सड रहते थे सब कॉन्टिनेंट में. बोथ कुड बी फाउंड ऑल अक्रॉस द इंडिया. फॉर हिस्टोरिकल रीजंस द मुस्लिम पीपल कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. इसको अंडरलाइन कर लें. कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से मुस्लिम्स की कुछ बड़ी जो है ना आबादी वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती थी. और ये कोई भी रीज़न हो सकती है बिकॉज ऑफ द जो रिलीजियस प्लेसेस वहाँ पर मौजूद थी उनकी, उनके एंसेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद वहाँ पर रहा करते थे, इस वजह से शायद. या कोई भी रीज़न हो सकती है कि एक आबादी जो है ना मुस्लिम्स की जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड और डेंस किस्म की आबादी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट के मौजूद थी. When belatedly the British began thinking of independence for India, they imagined, जब इन्होंने ब्रिटिश ने 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो वो अब यहाँ से ना अपनी कंसंट्रेशन सब कॉन्टिनेंट से हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को वाइंड अप करके और ये वापस अपने ब्रिटेन में जाना चाहते थे, क्योंकि इनके वॉइस रॉयज वगैरह बहुत यहाँ पर इंगेज रहते थे और ऐसे मामलात में, और जहाँ पे हिंदू और मुसलमान किसी भी चीज़ पे सेटल डाउन नहीं होते थे आपस में. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था कि वो एक अपने जो लर्नड किस्म के और एजुकेटेड किस्म के और स्कॉलर्स टाइप के लोगों को जो उनके प्लानिंग कमीशन के पार्ट हुआ करते थे उनको यहाँ पे वॉइस रॉयस बना के भेजते थे डिफरेंट एरियाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. तो ये उनकी अपनी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था.
तो जब उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ से ब्रिटिश सारे यहाँ से वाइंड अप करके इंडिया को इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे, 1945 में ये डिसीजन हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। they imagined a single state with one central government for the whole country। उन्होंने ये सोचा कि एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे रूल करेगी, और सारे इनके फाइनेंस और डिफेंस और सारे किस्म के जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इनकी फौज एक होगी, और ये सारे जो है ना एक जगह रहेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रूल करेगी। लेकिन बाकी सारे मामलात के लिए ये जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये सारे एरियाज जो हैं या प्रोविंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे अपने लोकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 एरियाज थे जो वो चाहते थे कि डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो हमने पिछले पेज पे एंड में था ना, ये फाइनेंस। तो ये 3 एरियाज जो थे ये चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करे, लेकिन बाकी जो लोकल अफेयर्स है सारे वो स्टेट्स अपने खुद से करें अरेंज इनको। तो इट वॉज अ पोलिटिकली नीट एंड टाइडी सोल्यूशन। ये ब्रिटिश ने जो सोचा था ना कि सेंट्रल एक बड़ी गवर्नमेंट क्रिएट की जाए इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, और बाकी छोटे छोटे अफेयर्स के लिए जो है ना स्टेट्स को और प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ये अच्छा एक सोल्यूशन था। दैट वुड हैव वर्कड इन कनाडा, which could have split in French speaking and English speaking states। ये जो है ना कनाडा में वर्क कर सकता था, जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को अलग अलग किया जा सकता था 2 स्टेट्स में। और इन द साउथ अफ्रीका वेयर देयर कुड हैव बीन एज ओरिजिनली इंग्लिश बोर्ड्स एंड डच स्टेट्स। अच्छा जी, ये साउथ अफ्रीका में भी वर्क कर सकता था ये वाला चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी जाए और बाकी इदारों को सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए अपने लोकल अफेयर्स के लिए, कि क्योंकि वहाँ पर भी इंग्लिश और बोअर्स डच स्टेट्स जो थी ना, जर्मन स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स को अलग किया जा सकता था। The majority of the black population in the South Africa did not count, of course। अच्छा, ब्लैक पॉपुलेशन भी काफ़ी थी साउथ अफ्रीका में, बट अगर वो इंडिपेंडेंट करना चाहते तो वो इंग्लिश लोगों को और डच लोगों को सेपरेट करते। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने ना ब्रिटिश जो थे वॉइस रॉयस, उन्होंने ये सोचा था कि हम सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को और हिंदूज को और डिफरेंट जो अदर रिलीजन है उनको इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी जाए और उस वो डिफेंस और फाइनेंस और इंटरनेशनल रिलेशन संभाले, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिपेंडेंट कर दी जाए। In the second half of 19th century, when independence for India began to be discussed, second half of the 19th century, that was after the second end of the Second World War, 1945 के बाद, many of the leaders agreed with the British that when eventually it was free, India would be a single country। ठीक है ना, सब लीडर्स यही चाहते थे कि जब भी फ्री किया जाएगा इंडिया को, इंडिपेंडेंट किया जाएगा, तो वो एक सिंगल कंट्री ही रहेगा। आपको पता है कायदे आज़म की भी यही, हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि कायदे आज़म की भी यही सोच थी टिल 1940। ठीक है जी, कि सबसे पहले उन्होंने जो लखनऊ पैक करवाने की कोशिश करी थी 1916 में, कि जिसमें जो है ना हमारी दोनों पार्टीज जो मेन पार्टीज थी, दैट वाज द मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए थे। बट वो कांग्रेस बिल्कुल भी किसी तरह भी मुस्लिम्स की डोमिनेशन नहीं चाह रही थी, कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं चाह रही थी वो। तो इस बात पे भी कायदे आज़म बहुत डिसहार्ट हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1929 में कायदे आज़म ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, थोड़े थोड़े से अपने मुतालबे दिए थे कि हमें स्टेट्स थोड़ी सी इंडिपेंडेंट चाहिए, मुस्लिम्स की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए असेंबलीज में, वो भी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए थे कांग्रेस ने और गांधी ने। एंड आफ्टर दैट यू नो कि कायदे आज़म चले गए थे, ही लेफ्ट इंडिया, ही वेंट टू लंदन चले गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी अपनी, जहाँ उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी थी। ठीक है, और वहाँ पर उनको बहुत सारे जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स मिले थे, जैसे कि चौधरी रहमत अली वगैरह, और ये सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, सब लोगों की इन्होंने वहाँ पे मुलाकात हुई थी। ब्रिटिश के साथ इन लोगों के थोड़े कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी स्ट्रॉन्ग लेवल पर। फिर कायदे आज़म वापस आए थे 35 में, 1935 में, और फिर इलेक्शंस हुए थे जिसमें बहुत बुरी तरह से मुस्लिम लीग में हार गई थी। 7 आउट ऑफ 11 सीट्स जो है वो कांग्रेस के पास आ गई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डोमिनेंस इतनी स्ट्रांगली शो करी थी कि कायदे आज़म वाज कन्विंस्ड स्ट्रांगली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम, फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स।
However, the concept of Muslim identity had begun to be formatted as early as the 18th century with the views and thinkers of Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shah Barelvi. The political and the social development in the subcontinent had influenced their thinking. अब ये सारे वो लोग थे, सर सैयद अहमद खान थे, शाह वलीउल्लाह थे, और ये वो लोग थे जो कायद आज़म के साथ स्टैंडिंग पर थे कि मुस्लिम्स नीडेड अ सेपरेट नेशन, या मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज शुड बी सेपरेटेड from the Hindu majority areas. The laws, the rules, regulation, cultures are different and they need to be separated. अच्छा, जो कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ एरियाज जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर थे जिनमें मुस्लिम कंसंट्रेशन थी किसी वजह से भी, so that is this is a map on your page number 88 that shows the subcontinent before partition 1947. और इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ये अभी पार्टीशन नहीं हुआ है पाकिस्तान का, उससे पहले का मैप है. इसमें जो ग्रीन पोर्शन, येलो और ऑरेंज पोर्शन है, these are the areas where there is मुस्लिम मेजॉरिटी, और इसको इसलिए ग्रीन इन्होंने शो किया है. आपको पता है ना, हम लोग अगर उसको कंपास को देखें तो इधर ईस्ट आएगा हमारे, और इधर वेस्ट, और ऊपर साउथ, और ऊपर नॉर्थ, और नीचे साउथ. तो ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरियाज जो हैं, दीज वर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट. ठीक है जी. तो इन्हीं एरियाज के लिए कायदे आज़म ने डिमांड की थी दैट दे शुड बी इंक्लूडेड इन अ सेपरेट कंट्री नेम्ड पाकिस्तान, और ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, इनकी बाउंड्रीज बनाई जाएं. ब्रिटिश से इन्होंने डिमांड की थी कायदे आज़म ने. ओके, देयर इज एन इन्फो बॉक्स that is very important on page number 88. It is important from the point of view of objective. The name of the three major cities of India, Bombay, Calcutta and Madras, were changed to Mumbai, Kolkata and Chennai respectively. Respectively means कि इसी sequence में बॉम्बे को मुंबई बना दिया इन्होंने जी 1995 में, कलकत्ता को कोलकाता बना दिया 2001 में, और जो था लास्ट दैट वाज मद्रास, तो उसको इन्होंने चेन्नई बना दिया था 1996 में. ओके, and till 1972 श्रीलंका was known as it by its European name Ceylon. सीलोन पहले श्रीलंका का नाम था, 1972 में उसको चेंज करके श्रीलंका बना दिया गया था. ओके, सो इनको अंडरलाइन कर लीजिए इन्फो बॉक्सेस को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ कम टू द होम असाइनमेंट फॉर दिस वीक. Your home assignment is the comprehension question number 1 of your chapter, that is, why do you think was all of the subcontinent not united under any past native ruler or the government? क्यों आपको लगता है कि सबकॉन्टिनेंट जो था ना, इट वाज नॉट यूनाइटेड अंडर द वन रूलर और वन रूल? तो इसका आंसर आपको आपका पेज नंबर 87 के फर्स्ट पैराग्राफ में से मिल जाएगा. बहुत आराम से इसको आपने पॉइंट्स में जॉट डाउन करना है. जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, द होल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट हैज नेवर बीन अ सिंगल नेशन बिकॉज इट वाज हैविंग अ वेरी वास्ट एरिया. The communication ways were very slow and it was difficult to communicate all the laws and rules to be governed in the area, to be implemented in the area. So a single government or the single ruler could not rule the whole of the subcontinent. Then come to the next point that even with the rule of the Mughals under the Aurangzeb, the southern tip and the different areas of the subcontinent, they wanted to be independent, and except for the north, the local rulers had a great deal of freedom because they wanted their states to be free. They only paid taxes to the Mughal emperors, and then they wanted all the rest of their things to be independent from the rule and law of the Mughal emperors. Then the Marathas and the Sikhs, they never wanted to be incorporated under the Mughal empire. So ये 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं इसी फर्स्ट पैराग्राफ में. इनमें से जो आपको इजी लगे अपने वर्ड्स में उनको इजी फॉर्म में आप जॉट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका. ओके, so that is all for today. Allah Hafiz.